चैप्टर 14 है, यानी क्लास 6 NCERT बुक में टोटल 14 चैप्टर है। तो आज हम सभी चैप्टर वाइज प्रश्न को पढ़ेंगे। तो साथियों, मेरा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। पहला क्वेश्चन से, और यहाँ पहला पार्ट है, पहला चैप्टर है क्लास 6 हिस्ट्री का हमारा अतीत चैप्टर 1 है। आइए इस पाठ की सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। पाठ है हमारा अतीत, और यह सभी किताब का प्रश्न है। यह सभी किताब का प्रश्न है। एक एक प्रश्न को आज हम पढ़ेंगे और एक ही वीडियो में आज जितने भी क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक जितने भी क्वेश्चंस है, आज हम एक ही वीडियो में इसको समाप्त करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा अतीत। तो आइए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को देखते हैं, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो इतिहास शब्द की उत्पत्ति यह लैटिन शब्द से हुई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लैटिन। यह क्वेश्चन एक का क था, हम करते हैं एक का ख। एक का ख है, जिस काल का लिखित विवरण उपलब्ध होता है उसे दे दिए हैं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का ग है, अशोक ने अपने अभिलेख किस लिपि में खुदवाए? तो अशोक ने अपने अभिलेख को ब्राह्मा लिपि में खुदवाए थे। ठीक है, क्या किस लिपि में? ब्राह्मा लिपि में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मा लिपि। अब यहाँ पर पाठ में दिया हुआ है, पाठ का क्वेश्चन आंसर है यह, खाली स्थान को भरे। ठीक है, खाली स्थान को भरे, खाली स्थान को भरने वाला है। डैश को इतिहास का जनक मानते हैं। देखिए, इतिहास का जनक हम किसको कहते हैं? इतिहास का जनक हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। ठीक है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हेरोडोटस। वस्तु का नीति का निर्धारण जो है, प्राचीन वस्तु का नीति का निर्धारण जो है कार्बन पद्धति से करते हैं। ठीक है, कार्बन पद्धति से। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन पद्धति। यानी जो भरने वाला जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इसका नीचे आंसर दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसका उत्तर नीचे दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भरने वाला, एक हो गया, 2 हो गया। तीसरा है, अशोक के अभिलेख डैश में है। तो अशोक का अभिलेख जो है यह ब्राह्मा लिपि में है। ठीक है, किस लिपि में है? ब्राह्मा लिपि में। यहाँ पर क्या भरा गया? ब्राह्मा लिपि। अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मा लिपि में। ठीक है, चौथा है, मेगास्थनीज एक डैश था। मेगास्थनीज एक डैश था। तो मेगास्थनीज एक क्या था? मेगास्थनीज एक विजेता था। ठीक है, क्या था? विजेता था। इसमें भराएगा विजेता। 5वां नंबर क्वेश्चन है, सारनाथ में डैश स्थित है। तो सारनाथ में अशोक स्तंभ स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन इसमें क्या भराएगा? अशोक स्तंभ। तो इस तरह से दिया हुआ पाठ 1 का सभी प्रश्न समाप्त हुई। अब चलते हैं पाठ 2 की ओर। पाठ 2 की ओर। पाठ 2 है, कब, कहाँ और कैसे।
यहाँ अब पढ़ेंगे हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2 पाठ का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, मिट्टी के बर्तन की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं। आप जानते हैं कि मिट्टी के बर्तन की प्राचीनता का निर्धारण हम बीसी विधि से करते हैं। ठीक है, किस विधि से? बीसी विधि से करते हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 का क था, अब होगा प्रश्न 1 का ख। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्य पर्वत अलग करती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर ग है, चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला है? तो चावल का प्राचीन प्रमाण कोल्डिहवा से मिला है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोल्डिहवा। अब आ गया यहाँ पर खाली स्थान भरने वाला। खाली स्थान को भरना है। डैश क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। यहाँ पर देख सकते हैं, इसका नीचे उत्तर दिया हुआ है दक्षिण क्षेत्र के अधीन, तो इसमें इसका भराएगा क्या? दक्षिण क्षेत्र। दक्षिण क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला का खाली स्थान भरने वाला पहला का आंसर क्या होगा? दक्षिण क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। दूसरा क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को डैश भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसका आंसर नीचे हम दिए हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को 4 भागों में, कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? डैश ने कुम्हारार नामक स्थान की खुदाई करवाई थी, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर स्पूनर। डॉक्टर स्पूनर ने कुम्हारार नामक स्थान की खुदाई करवाई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आधुनिक काल का प्रारंभ डैश से हुआ, तो आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी से हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन है, महापाषाणी संस्कृति का निर्माण डैश भारत के लोगों ने किया था, तो होगा यहाँ पर आंसर कि महापाषाणी संस्कृति का निर्माण 3000 वर्ष पूर्व भारत के लोगों ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 3000 वर्ष पूर्व भारत के लोगों ने किया था। अब आगे अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, मिलान करने वाला है। ठीक है, मिलान करने वाला। तो खासी क्या है? देखो खासी क्या है? तो खासी एक जनजाति है। खासी क्या है? तो खासी एक जनजाति है। ठीक है, अफ्रीका क्या है? तो अफ्रीका एक महादेश है। मगध क्या है? तो मगध एक प्रथम बड़ा साम्राज्य। मेगालिथ क्या था? यह दक्षिण भारत है। ठीक है, और चौपानी मांडो क्या था? ये अनाज का प्रमाण था। ठीक है, अनाज का प्रमाण था। तो इस तरह से भरने वाला क्वेश्चन में हो जाएगा खासी क्या था? तो खासी एक जनजाति। ठीक है, खासी क्या था? तो एक जनजाति था। अफ्रीका क्या है? तो एक महादेश है। अफ्रीका एक महादेश है। ठीक है, मगध एक क्या था? बड़ा साम्राज्य था। मगध क्या था? एक बड़ा साम्राज्य था। और मेगालिथ क्या था? तो यह था दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत। और चौपानी मांडो क्या था? तो अनाज का प्रमाण यहाँ से मिला था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनाज का परिमाण। ठीक है, तो इस तरह से क्लास 6 चैप्टर 2 समाप्त हुई। चलते हैं अगला चैप्टर 3 की ओर। देख सकते हैं यहाँ पर चैप्टर 3 है प्रारंभिक समाज। चैप्टर का नाम क्या है? प्रारंभिक समाज। आइए इस पर विचार करते हैं और इस पाठ के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम पढ़ते हैं। तीसरा पाठ है प्रारंभिक समाज। प्रारंभिक समाज। प्रश्न पहला है यहाँ पर, प्रारंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पैसरा नामक स्थल बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर। इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न ख है,
पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है? पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। तो यह इस आंसर हो जाएगा 3। अब यहाँ पर है तो पार्ट 3 में इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ था चैप्टर से, ठीक है, इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ था चैप्टर से। अब चलते हैं पाठ 4 है दोस्तों, प्रथम कृषक एवं पशुपालक। अब हम पढ़ेंगे पाठ 4 क्लास 6 का हिस्ट्री पाठ 4। चलिए पढ़ते हैं पाठ 4 चैप्टर 4 क्लास 6 का चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर 4। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया था? तो सबसे पहले आदमी ने कुत्ता को पालतू बनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कुत्ता। प्रश्न ख है, गेहूं का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गेहूं का प्राचीन साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर है सम्मिलित करने वाला, मिलान करने वाला है, मिलान करने वाला है चिराद। चिराद कहाँ है? आधुनिक बिहार, जो कि कहाँ पड़ता है? छपरा में। दूसरा है मेहरगढ़, मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है। बुर्ज होम यह पड़ता है आधुनिक कश्मीर में, और कोल्डिहवा यह पड़ता है आधुनिक उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यह मिलान करने वाला क्वेश्चन था, और यह सभी क्वेश्चन आपका क्लास 6 एससीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का सभी प्रश्न है। तो चैप्टर 4 में इतना प्रश्न दिया हुआ था, क्लास 6 का हिस्ट्री का इतना प्रश्न था। अब चलते हैं हम चैप्टर 5 की ओर। चैप्टर 5 है, आप देख सकते हैं चैप्टर 5 है, पाठ का नाम है प्रारंभिक शहर प्रथम नगरीकरण। पहला क्वेश्चन है प्रश्न क, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जो था वो हड़प्पा कालीन स्थल नहीं था। प्रश्न ख की ओर चलते हैं। प्रश्न ख है, किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? तो लोथल से। कहाँ से मिला है? लोथल से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लोथल। इसका नीचे हम आंसर भी दे दिए हैं ताकि आपको अच्छी से समझ आ जाए। प्रश्न ग है, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है? तो विदेशों के साथ व्यापार करना यह हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विदेशों के साथ व्यापार। प्रश्न घ है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज यह कब हुआ था? 1921 में। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ था? 1921 में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अंग है 1 का अंग है, महान स्नानागार किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो ये आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। अब यहाँ पर है मिलान करने वाला। सोना सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होता है? कर्नाटक में। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। फिरोजा कहाँ पड़ता है? मध्य एशिया में। चांदी कहाँ अधिक मिलता है? ईरान में। सीपिया कहाँ है? तो गुजरात में। तो इस तरह से क्लास 6 एससीईआरटी बुक हिस्ट्री चैप्टर 5 समाप्त हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 6 की ओर। चैप्टर 6 है जीवन के विभिन्न आयाम। आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर पर क्या है इस चैप्टर में दिया हुआ। चैप्टर 6 है जीवन के विभिन्न आयाम। पहला क्वेश्चन है, वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। वे कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इस तरह से 4 वेद है। अगला चलते हैं प्रश्न नंबर ख, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस वेद में है? तो पुरुष सूक्त का
उल्लेख ऋग्वेद में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। क्या होगा? ऋग्वेद। प्रश्न ग है, ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय यह कृषि था। क्या था? कृषि था। अगला क्वेश्चन चलते प्रश्न ख की ओर। प्रश्न ख है, इनाम गांव किस राज्य में स्थित है? यह पड़ता है आपका कहाँ पर? महाराष्ट्र में। इनाम गांव नामक कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया खाली स्थान को भरना है। ये सभी क्वेश्चन किताब का क्वेश्चन है, कोई मैं अपना से क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूँ। ये सभी क्वेश्चन क्लास 6 SCERT बुक हिस्ट्री का क्वेश्चन है। सब किताब का ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन किताब के अनुसार ही मैं लेकर आया हूँ, ताकि एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटे परीक्षा में। सभी प्रश्न अनिवार्य है और सभी प्रश्न सब आपका किताब से दिया हुआ प्रश्न है। खाली स्थान को भरने वाला है। किसका विस्तार बिहार के डैश नदी तक था? तो आर्यों का विस्तार बिहार के गंडक नदी तक था। ठीक है, किस नदी तक था? गंडक नदी तक। ठीक है, तो इसमें इसको क्या भराएगा? गंडक नदी। क्या भराएगा? गंडक नदी। ठीक है, दूसरा, यश प्राचीन वद डैश है। तो यश प्राचीन वद जो है वेद है, वद नहीं होगा, वेद होगा। ठीक है, तो यश प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। ठीक है, क्या है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। आप याद रखेंगे, सबसे पुराना वेद, वेदों की संख्या 4 है। यह सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ठीक है, दूसरा। तीसरा, वैदिक आर्य डैश अनाज पैदा करते थे। तो वैदिक आर्य जो थे यह यव अनाज पैदा करते थे। ठीक है, क्या हो जाएगा? यव। चौथा है, इनाम गांव एक डैश बस्ती है। तो इनाम गांव एक ताम्रपाषाण बस्ती है। ठीक है, कैसी बस्ती है? ताम्रपाषाण बस्ती। और यहाँ पर पांचवा है, वैदिक कबीले के प्रधान को डैश कहा जाता था। तो वैदिक कबीले के प्रधान को सरदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सरदार कहा जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ पढ़ लेते हैं। वेदों के नाम लिखना है, परीक्षा में आ जाएगा। वेदों का नाम लिखे तो पहला ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। इस तरह से कितने वेद है? 4 वेद। याद रहेगा ना आपको? ठीक है, तो इस तरह से क्लास 6 SCERT बुक हिस्ट्री का चैप्टर 6 समाप्त हुई। अब चलते हैं चैप्टर 7 की ओर। चैप्टर 7 है प्रारंभिक राज। प्रारंभिक राज। आइए इस चैप्टर पर जितने भी प्रश्न दिया हुआ है पढ़ते हैं। चैप्टर 7 है, दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुने। सही उत्तर को चुनाव करना है। प्रश्न क है, महाजनपदों का विवरण डैश से प्राप्त होता है। तो महाजनपदों का विवरण यह अंगुत्तर निकाय से मिलता है। अंगुत्तर निकाय इसका आंसर हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। अगला क्वेश्चन प्रश्न ख है, कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है? तो अंग हो जाएगा इसका आंसर। अंग महाजनपद बिहार में स्थित है। प्रश्न ग है, राजा भूमि की उपज का कितना हिस्सा प्राप्त करता था? तो 6ठा हिस्सा। कितना हिस्सा? 6ठा हिस्सा। प्रश्न ख है, मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी? तो मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी यह था आपका राजगृह। कहाँ था? राजगृह। तो इसका आंसर हो जाएगा राजगृह। ठीक है, क्या हो जाएगा? राजगृह। राजगृह मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी थी, राजगृह। आप चलते हैं प्रश्न अंग की तरफ। प्रश्न अंग कहता है, निम्नलिखित में कौन गणराज्य था? तो लिच्छवी गणराज्य था। लिच्छवी क्या था? गणराज्य था। अब चलते हैं, यहाँ पर खाली स्थान को भरने वाला क्वेश्चन है। खाली स्थान को भरना है। अवंती का राजा डैश था। तो अवंती का राजा कौन था? अवंती का राजा अवंती ही था। अवंती का राजा
अवंती ही था। दूसरा है यहाँ पर बज्जी संघ की राजधानी डैश थी, तो बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। कहाँ थी? वैशाली। तीसरा भरने वाला है क्वेश्चन, पाटलीग्राम की स्थापना डैश ने की थी, तो पाटलीग्राम की स्थापना अजातशत्रु ने की थी। किसने किया था? अजातशत्रु ने। चौथा है नंद वंश के संस्थापक के समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ, तो नंद वंश के शासक घनानंद के समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। किस शासक के समय? तो घनानंद के समय। ठीक है, घनानंद के समय जो है नंद वंश के संस्थापक था घनानंद, उसी के टाइम सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है लिच्छवी डैश संघ का एक गण था, तो लिच्छवी वैशाली संघ का एक क्या था? गण था। तो इस तरह से दिया हुआ चैप्टर 7 यहाँ पर समाप्त हुई। अब चलते हैं चैप्टर 8 की तरफ। चैप्टर 8 है नए प्रश्न नवीन विचार। नए प्रश्न नवीन विचार। आइए इस पाठ का जितने भी प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। चैप्टर 8 पर आज हम लोग आ गए हैं। चैप्टर 8 है, आइए याद करें। वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व को गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। प्रश्न ख है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव था। क्वेश्चन आ जाएगा जैन धर्म का संस्थापक, तो आंसर मारिएगा ऋषभदेव। प्रश्न ग है महावीर ने कब निर्वाण का अर्थ होता है निर्धन, मृत्यु होना, तो महावीर का मृत्यु कब हुआ था? भगवान महावीर का निर्वाण कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, 468 ईसा पूर्व हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। प्रश्न ख है जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? आंसर बताएंगे आप। जल मंदिर यह पावापुरी में है। कहाँ पर है? पावापुरी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पावापुरी। जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? पावापुरी में। अब यहाँ पर भरने वाला क्वेश्चन है, खाली स्थान को भरिए। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, यह घटना डैश कहलाती है? क्वेश्चन आ जाएगा महात्मा बुद्ध द्वारा पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था, यह घटना जो है क्या कहलाता है? धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। दूसरा, बुद्ध ने जीवन जीने के लिए डैश अपनाने की सलाह दी थी, तो बुद्ध ने जीवन जीने के लिए विवेक अपनाने की सलाह दी थी। ठीक है, यहाँ पर नीचे इसका ऑप्शन जो क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है उसका उत्तर नीचे लिखा हुआ है, आप देखते चलेंगे। नीचे केता की कहानी डैश से ली गई है, तो नीचे केता की कहानी कठोर उपनिषद से ली गई है। चौथा है उपनिषदों में डैश विषयों पर चर्चा मिलती है, तो उपनिषदों में दार्शनिक विषयों पर चर्चा मिलती है। पांचवा है महावीर के लिए डैश शब्द का प्रयोग हुआ है, तो महावीर के लिए जो है भगवान शब्द का प्रयोग हुआ है। भगवान महावीर कहते हैं, तो भगवान महावीर के लिए जो है भगवान शब्द का प्रयोग हुआ है। छठा है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संघ के अनुयायी डैश मांग कर खाते थे, तो बौद्ध और जैन संघ के अनुयायी भिक्षा मांग कर खाते थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा भिक्षा मांग कर खाते थे। अब यहाँ पर है मिलान करने वाला। प्रश्न 3 है मिलान करने वाला। बोध गया में क्या हुआ? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इसलिए यहाँ आंसर होगा बोध गया महात्मा बुद्ध। गार्गी कौन था? एक प्रमुख स्त्री विचारक थी। त्रिरत्न जो था ना, ये जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न विचारों का संकलन, यह उपनिषद से लिया गया है। और बिंबिसार यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार कौन था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, तो इस तरह से दिया हुआ मिलान करने वाला ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर 1 का अंग, 2 का ग, 3 का घ, 4 का ख और 5 का क। ठीक है, तो इस तरह से क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 8 समाप्त हुई। अब चलते हैं चैप्टर 9 की तरफ।
चैप्टर 9 है आपके सामने, चैप्टर 9 है आपके सामने, प्रथम साम्राज्य। आइए इस पर चर्चा करते हैं और इस पाठ की सभी प्रश्न को पढ़ते हैं। चैप्टर 9 है प्रथम साम्राज्य। प्रथम साम्राज्य और सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? पहला क्वेश्चन ही दे दिया गया है। सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? यह था मगध का। कहाँ का? मगध का। प्रश्न ख है, किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया था? तो यह आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के उपदेश से सम्राट अशोक बहुत प्रभावित हुआ था। प्रश्न ग की ओर चलते हैं। प्रश्न ग है, अशोक के साम्राज्य में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को डैश कहा जाता था? तो अशोक के साम्राज्य में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजुक। किस युद्ध को जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भर गया था? तो यह हो जाएगा आपका कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध जीतने के बाद अशोक का मन जो है दुख से भर गया था। अंगा है, सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? तो सर्वप्रथम को ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला था यह था जेम्स प्रिसेप। जेम्स प्रिसेप था। जेम्स प्रिसेप। ठीक है। और यहाँ चलते हैं। गलत और सही का निशान लगाना है। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य के लिए आने जाने का मार्ग था। यस, यह सही है। सम्राट अशोक ने अपने संदेश पुस्तकों में लिखवाए थे? नहीं, ये गलत है। ये ब्राह्मा लिपि में लिखवाया था। ठीक है। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था? जी नहीं, बंगाल का प्राचीन नाम कलिंग नहीं था, तो इसका नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अशोक के धाम में पूजा पाठ करना अनिवार्य था? ये भी नहीं था। पाँचवा, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप नामक अंग्रेज विद्वान सर्वप्रथम ब्राह्मा लिपि को पढ़ा था? हाँ, सर्वप्रथम ब्राह्मा लिपि को पढ़ने वाला यही था, जेम्स प्रिसेप। अंग्रेजी विद्वान था, अंग्रेज विद्वान था। कब पढ़ा था? 1837 को। याद रखेंगे, याद रखिएगा। अशोक के प्रशासन में प्रांतों को जिलों में बांटा गया था। इसका क्या होगा? हाँ, अशोक के प्रशासन में प्रांतों को जिलों में बांटा गया था। तो इस तरह से दिया हुआ चैप्टर 9 खत्म हुई। अब चलते हैं चैप्टर 10 की ओर। चैप्टर 10 है, देख सकते हैं, पाठ का नाम है शहर एवं ग्रामीण जीवन। शहर एवं ग्रामीण जीवन। आइए इस पाठ का प्रश्न को हम पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को कहा जाता था? तो छोटे एवं स्वतंत्र किसान को गृहपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गृहपति। छोटे किसान को क्या कहा जाता था? गृहपति। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, संगमकालीन दक्षिण भारतीय संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था? तो संगमकालीन दक्षिण भारतीय संपन्न किसानों को बेल्लार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बेल्लार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न 3 कहता है कि सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण जो है यह कराने वाले कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क। उत्तर क हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। समकालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं है? तो समकालीन व्यापारिक नगर जो है यह पुहार नहीं है। क्या होगा? पुहार। ठीक है। तो इस तरह से चैप्टर समाप्त हुई, चैप्टर 10। अब चलते हैं चैप्टर 11 की तरफ। चैप्टर 11 है, पाठ का नाम है सुदूर प्रदेशों से संपर्क। आइए इस पाठ पर कि जितने भी क्वेश्चन है पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? तो प्रसिद्ध यूनानी शासक यह था मिनांडर। कौन था? मिनांडर। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी पेशावर था। तीसरा, शुक वंश का संस्थापक कौन था? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो शुक वंश का संस्थापक पुष्यमित्र था। कौन था?
पुष्यमित्र था। अब यहाँ पर है खाली स्थान को भरने वाला। मौर्य वंश के बाद डैश मगध पर शासन किया, तो मौर्य वंश के बाद जो है यह पुष्यमित्र शुग वंश का संस्थापक जो था उसने ही मगध पर शासन किया। मौर्य वंश के बाद कौन आया था? तो शुग वंश, जिसका संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र। ठीक है। दूसरा, इंडो ग्रीक राजा भारत में डैश से आए थे। तो इंडो ग्रीक राजा जो था वो भारत में बैक्ट्रिया से आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्ट्रिया से आए थे। चौथा, तीसरा, सुदर्शन झील की मरम्मत डैश ने कराई थी। तो सुदर्शन झील की मरम्मत जो है रुद्रदामन ने कराई थी। ठीक है, रुद्रदामन ने कराई थी और इसका निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। चौथा है, डैश के सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क थे। तो कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाण। क्या हो जाएगा? कुषाण। अब चलते हैं, कनिष्क ने डैश को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। तो कनिष्क ने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को। कनिष्क जो था ना, यह बौद्ध धर्म को मानने वाले था। ठीक है। अब यहाँ आ गया मिलान करने वाला। मिलान करने वाला पहला क्वेश्चन है महायान यह था बौद्ध धर्म। ठीक है, यह क्या था? बौद्ध धर्म। मीनांडर यह इंडो ग्रीक था। कौन था? इंडो ग्रीक। रुद्रदामन यह था शक। स्तूप यह सांची है। ठीक है। और मिलिंद यह है बौद्ध धर्म। तो इस तरह से चैप्टर 11 समाप्त हुई। क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 11 समाप्त हुई। अब चलते हैं पाठ 12 की ओर। पाठ 12 है नए साम्राज्य एवं राज्य। आइए इस पाठ का प्रश्न पर चर्चा करते हैं। चैप्टर 12 है नए साम्राज्य एवं राज्य। यह पाठ का नाम है। आइए पहला क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति यह लिखने वाला था हरिसेन। किसने लिखा था? हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 2 है वर्षवर्धन किस वंश का राजा था? तो वर्षवर्धन जो था यह पुष्यभूति वंश का राजा था। ठीक है, पुष्यभूति वंश का राजा था। क्वेश्चन नंबर 3 है मेहरौली के लौह स्तंभ से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो मेहरौली के लौह स्तंभ से चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी मिलती है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय राजा के बारे में जानकारी मिलती है हरौली के लौह स्तंभ से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश कैसे मिलता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सवाल पूछकर जांच परीक्षा के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश मिलता था। तो इसका आंसर हो जाएगा सवाल पूछकर। चलते हैं प्रश्न 5 की ओर। प्रश्न 5 है ऐहोल अभिलेख किस राजा की प्रसिद्धि है? तो ऐहोल अभिलेख जो है यह पुलिकेशिन द्वितीय राजा का प्रशंसित है। तो इस तरह से क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 12 समाप्त हुई। चलते हैं अब चैप्टर 13 की ओर। चैप्टर 13 है संस्कृति और विज्ञान। आइए इस पाठ का सभी प्रश्न को हम पढ़ते हैं। पाठ 13 है संस्कृति और विज्ञान। अब विज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास ने की, यह क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई है क्वेश्चन है यह। अब विज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने किया था? यह पहला क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नामक पुस्तक का लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा कालिदास। और यह क्या है? तो यह नाटक है। क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम नामक पुस्तक लिखा था कालिदास। यह पुस्तक क्या है?
तो यह एक नाटक है। क्या है? नाटक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मंदिर के महत्वपूर्ण भाग जहाँ देवी देवताओं की प्रतिमा रखी जाती थी क्या कहा जाता था? गर्भगृह। क्या कहा जाता था? गर्भगृह कहा जाता था। मंदिर के महत्वपूर्ण भाग जहाँ देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी उसको कहते थे गर्भगृह। अब है प्रश्न नंबर 3, दशावतार मंदिर में किस देवता की प्रतिमा है? तो दशावतार मंदिर में भगवान विष्णु का मूर्ति है। किसका? भगवान विष्णु की। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें सबसे पहले किस पुस्तक की रचना हुई? तो सबसे पहले महाभारत की रचना हुआ था। सबसे पहले, सबसे पुराना यह पुराण है। सबसे पुराना यह क्या है? सबसे पुराना पुस्तक है यह महाभारत। अब यहाँ पर है प्रश्न 5, इनमें से तमिल साहित्य कौन है? तो तमिल साहित्य कौन है? शिल्पदिकारम। यह सबसे पुराना तमिल का साहित्य है, शिल्पदिकारम। तो इस तरह से दिया हुआ क्वेश्चन समाप्त हुई। अब पढ़ेंगे अगला चैप्टर 14 और यह लास्ट चैप्टर है। यह लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 14, क्लास 6 ACERT, क्लास 6 ACERT हिस्ट्री का यह चैप्टर लास्ट है। आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर के सभी प्रश्न को। पहला प्रश्न है, काशी प्रसाद जायसवाल का संपर्क लंदन में किससे नहीं हुआ? तो जवाहरलाल नेहरू से संपर्क नहीं हुआ था काशी प्रसाद जायसवाल का संपर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 2 है, KP जायसवाल ने सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में योगदान दिया? तो KP जायसवाल ने सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय में अपना योगदान दिया था। प्रश्न नंबर 3 है, KP जायसवाल मर्मज्ञ थे, यानी यह किस चीज़ में ज्ञानी थे? तो हिंदू कानून में, हिंदू कानून के बहुत बड़े जानकार थे। प्रश्न 4 है, पटना संग्रहालय की स्थापना किनके प्रयासों का परिणाम है? तो पटना संग्रहालय की स्थापना का जो है ना, यह श्रेय किनको जाता है? KP जायसवाल को। KP जायसवाल ने ही पटना संग्रहालय की स्थापना किया था, उन्हीं के प्रयासों से स्थापना किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा KP जायसवाल। प्रश्न 5 की ओर चलते हैं, KP जायसवाल के बारे में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है पढ़ते हैं, चलिए। पटना विश्वविद्यालय में योगदान दिया? जी नहीं, यह पटना विश्वविद्यालय में योगदान नहीं दिया था। या कहाँ योगदान दिया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। कहाँ दिया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक है, नहीं यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि KP जायसवाल के बारे में क्या सही नहीं है। ऑप्शन में दिया हुआ है पटना विश्वविद्यालय में योगदान दिया? नहीं। यह एक अच्छा अधिवक्ता थे? नहीं। यह कानून के जानकार थे, हिंदू कानून के जानकार थे। रामधारी सिंह दिनकर से इनके नज़दीकी संबंध थे? नहीं। 1942 में इनकी पुस्तक हिंदू पॉलिटी प्रकाशित हुई? यश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1942 में इनका पुस्तक हिंदू पॉलिटी प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। SK अलंतेकर पटना विश्वविद्यालय के पूर्व किस विश्वविद्यालय में कार्यरत थे? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक है, AS अलंतेकर पटना विश्वविद्यालय के पूर्व किस विश्वविद्यालय में कार्यरत थे? यह था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। प्रश्न 7 है, AS अलंतेकर ने अपनी डीली उपाधि प्राप्त की थी? तो यह डिग्री कहाँ प्राप्त की? राष्ट्रकूटों के इतिहास से। ठीक है, राष्ट्रकूटों के इतिहास से। तो इस तरह से दिया हुआ ACERT क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर समाप्त हुई। चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक की सभी प्रश्न का आज हम
एक एक चैप्टर वाइज सभी प्रश्न को चर्चा किए हैं। हमारे वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला पाठ हिस्ट्री का हम लेकर आए। अगला पाठ में ही ये तो पूरा पाठ समाप्त ही हो गई। हम फिर अगला क्लास 7th का ज्योग्राफी आपके लिए ले